फ्रेंड्स सर, आज हमारा टॉपिक है ऊष्मा बजट, हीट बजट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हीट बजट एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर इसके अंडर में जो सब टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और उस पर ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। इसमें ये एक प्रक्रिया है हीट बजट की, ऊष्मा बजट की। पर इसको समझने के लिए आपके पहले एटमॉस्फेयर के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने इसके पहले लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का वीडियो बना करके डाला है, वो अगर आप देख लें तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ ताकि इसको हम आगे बढ़ा सकें। तो ये देखिए, अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। चारों तरफ जो गैसेस का मिक्सचर है वो वायुमंडल है। ये कितनी ऊंचाई तक है? तो ये 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है वायुमंडल। और ये क्यों है? अर्थ के चारों तरफ ऐसे ही घेरा बना के क्यों बैठा है? तो का जो ग्रेविटी है, अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है, वो अपने चारों तरफ की जो इसकी गैस, तीन चीज़ें होती हैं वायुमंडल में। पहली बात तो आप ये याद रखिए, सिर्फ गैसेस नहीं होती। एक होती है गैस, एक होती है वाष्प यानी वेपर्स, वाटर वेपर्स, और एक होती है डस्ट यानी कि धूलकण। GVD, गैस, वाष्प, धूलकण। गैस, वेपर्स, डस्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ों से मिलकर वायुमंडल बना है। अब ये इसके चारों तरफ क्यों है? क्योंकि अर्थ की, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, ये इसको अपनी तरफ खींच के पकड़ के रखता है। इतना क्लियर है आपको? इसके बाद इंसुलेशन वाला, सूर्य ताप वाला कंसेप्ट, हमने इंसुलेशन पे एक अलग से वीडियो बनाया है अच्छा खासा। वो उसमें भी कई सारे कंसेप्ट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो देख लें आप तो उसके आगे का ये टॉपिक है। वरना मैं आपको शॉर्ट में तो बता ही दे रहा हूँ कि क्या होता है। कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ के 1000 किलोमीटर ऊपर तक। ठीक है, इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। ये लेयर्स, हमने इसका भी एक वीडियो बनाया है लेयर्स का। तो क्या होता है, सन हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हमारा सन है। सन से एनर्जी चलती है। अब ये एनर्जी क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसमें सिर्फ लाइट नहीं होती, इसमें हीट भी होती है और लाइट भी होती है। एक्चुअली ये एनर्जी होता है, ये फोटोन, एनर्जी के पैकेट, ऊर्जा के पैकेट होते हैं फोटोन। एक पैकेट जैसा आता है सन से, सूर्य से एक पैकेट जैसा आता है। उसके अंदर पूरा स्पेक्ट्रम होता है सन का। इसमें फिर यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज, फिर यूवी रेज, फिर विबग्योर पूरा, फिर इंफ्रारेड लाइट्स, और ये सब होता है। तो पूरा स्पेक्ट्रम होता है, वो सन से चलता है। हमने पढ़ा है कि इंसुलेशन में कि जब वो पूरा स्पेक्ट्रम सन के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है यहाँ पे 1000 किलोमीटर पे, तो कहीं पर किसी लेयर पे उसका एक्स और गामा रेज अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। कहीं पर उसका आगे जाता है तो ओजोन में, मंडल आता है ना, ओजोनोस्फेयर बोलते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट होता है। तो ओजोन मंडल में उसकी यूवी रेज, यूवी किरणें जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वरना वरना हमें कैंसर हो जाता है। तो ऐसे करके ये जो सन की लाइट है, ये सन की जो एनर्जी है, हमारे वायुमंडल में अलग अलग लेयर में, अलग अलग जगह से कहीं पर एब्जॉर्ब होती है, कहीं पर अवशोषित होती है, कहीं पर उसका प्रकीर्णन हो जाता है यानी स्कैटरिंग हो जाती है यानी बिखराव हो जाता है, कहीं पर वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी परावर्तित हो जाती है। तो ऐसे करके जो सन से एनर्जी चली, वो अर्थ के सरफेस तक, अर्थ की सतह तक पहुंच के उसमें फिर अवशोषित होती है, उसमें एब्जॉर्ब होती है। और जब इतनी उसकी जब लिमिट पास पहुंच जाती है एब्जॉर्ब होने की, उसमें अवशोषित होने की, तो फिर उसको वो वापस करती है, इस एनर्जी को वो वापस करना शुरू कर देती है। हीट होने के बाद उसको वापस करना शुरू करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सन से जो एनर्जी आती है, बड़े सोर्स जो भी होते हैं एनर्जी के, जैसे सन ज़्यादा बड़ा स्रोत है, ज़्यादा बड़ा सोर्स है एनर्जी का, तो इससे शॉर्ट वेव आती है यानी लघु तरंग आती है। और जो अर्थ से वापस जाएगी वो दीर्घ तरंग यानी लॉन्ग वेव होती है। ये सब हम पहले देख चुके हैं, मैं जस्ट रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए। ठीक है, इससे आती है शॉर्ट वेव, बड़े सोर्स से आती है छोटी छोटी वेव, छोटे सोर्स से आती है बड़ी वेव, अर्थ से जो लौटती है वो होती है लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंग। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि संवहन, चालन, संवहन यानी रेडिएशन, और रेडिएशन, स्कैटरिंग और कन्वेक्शन, ये सब क्या होता है। तो तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। अभी आप ये याद रखें कि सन से जो एनर्जी आएगी वो अर्थ तक पहुँचते पहुँचते किन किन चीज़ों से टकरा के लौटेगी, स्कैटरिंग होगी, क्या क्या होगा, और कितनी अर्थ के पास आएगी। अगर उसको हम 100 यूनिट मान लें जो एनर्जी है, तो अर्थ अर्थ
की जो प्रक्रिया होती है, हीट बजट, ऊष्मा बजट इसको बोल रहे हैं। बजट बोल इसलिए रहे हैं कि आपको 100 रुपये दो, अगर अर्थ को आप, पृथ्वी को 100 रुपये दो, तो वो पूरा 100 रुपये आपको लौटा देती है, क्योंकि ये प्रकृति है, इसमें कोई बेईमानी नहीं होती। तो अर्थ से 100 एनर्जी आती है, तो 100 ही लौट जाती है। और उसके बावजूद हमारा अर्थ जो है, वायुमंडल जो है, उसका एक तापमान, टेम्परेचर बना हुआ रहता है, ऊष्मा एक उसमें बनी हुई रहती है। ये पूरी प्रोसेस को ही हम ऊष्मा बजट, हीट बजट बोलते हैं। तो ये किस स्टेप पे, किन किन स्तर पे कैसी ऊष्मा कहाँ से इसकी वापस होती है, कहाँ एब्जॉर्ब होती है, कहाँ अवशोषित होती है, कहाँ परावर्तित होती है, ये हमें देखना है। शुरू करते हैं। तो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर हमने समझ लिया कि एटमॉस्फेयर क्या है। क्या है? अर्थ के चारों तरफ जो 1000 किलोमीटर तक गैसों का, या जो जीवीटी, या हमने देखा जीवीटी का मिश्रण है, वो वायुमंडल है। अब सूर्य ताप और तापमान में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। यानी इंसोलेशन, सूर्य ताप को बोलते हैं इंसोलेशन, और तापमान यानी टेम्परेचर। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेशन एंड टेम्परेचर, सूर्य ताप और तापमान में क्या फ़र्क है। तो अब आप एक बात समझिए, मैंने आपको क्या बताया, सन से एनर्जी चलती है और अर्थ तक आती है। इसमें जगह जगह बहुत सारी चीज़ों से टकराती है, तो कहीं से लौट जाती है, कहीं पर अवशोषित हो जाती है, यानी एब्जॉर्ब हो जाती है उसमें, कहीं पर कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और कुछ लौट जाता है। तो तरह तरह की चीज़ों से ये इस पे, इसकी एनर्जी पे फ़र्क पड़ता है। तो ये जो सन से निकली और अर्थ के सरफेस में एब्जॉर्ब हुई, यहाँ तक की प्रोसेस, यहाँ तक की जो प्रक्रिया होती है, वो कहलाती है इंसुलेशन, सूर्य ताप। और जब अर्थ से वापस होगी, ये आई थी बड़े सोर्स से, तो ये शॉर्ट वेव होगी, लघु तरंग होगी। जब ये वापस होगी, तो इसकी वजह से वायुमंडल जो हमारे चारों तरफ है, जो हमको गर्मी महसूस होती है, इसकी वजह से वो गर्मी बढ़ेगी, उसको बोलते हैं तापमान। और ये जो वापस हो रही है, ये होती है लॉन्ग वेव, यानी दीर्घ तरंग। ठीक है? तो सूर्य ताप और तापमान में ये फर्क है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म और समझिए, तो हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। एल्बीडो यानी प्रकाशानुपात क्या होता है? तो सूर्य की वो एनर्जी, सूर्य से चली एनर्जी, तो सूर्य की वो एनर्जी जो किसी सरफेस से, किसी सतह से टकराई और वैसी की वैसी वापस लौट गई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी अवशोषण नहीं हुआ उसका, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुई, उसमें कुछ भी सोखी नहीं, वैसी की वैसी पूरी लौट गई। उसको बोलते हैं एल्बीडो, यानी प्रकाश अनुपात। प्रकाश का वो अनुपात, प्रकाश का वो अनुपात जो कि बिना उसमें एब्जॉर्ब हुए, बिना अवशोषित हुए किसी सतह में, वैसी की वैसी वापस लौट जाता है। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट इस टॉपिक को समझाने के लिए आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अब हम पहुँच जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा कि सन से एनर्जी निकली, सन से एनर्जी निकली और नीचे आ रही है। यहाँ पर 1000 किलोमीटर समझ लीजिए, यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर शुरू हो रहा है, वायुमंडल शुरू हो रहा है। ठीक है? ये लाइन हमारी वायुमंडल की लाइन है। तो एक टर्म हमने, जब हम इंसोलेशन पढ़ रहे थे, सूर्य ताप पढ़ रहे थे, तो पढ़ी थी सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है? सोलर कांस्टेंट वो होता है कि जब 1000 किलोमीटर की का ये चेक पॉइंट पड़ा वायुमंडल का, ये टोल नाका पड़ा, तो इससे पूछा जाता है कि भाई आप कितनी एनर्जी लेके आए हो। इससे पूछा जाता है, सूर्य से जो किरण आ रही है, उससे पूछा जाता है कि आप कितनी एनर्जी लेके आए हो। तो सूर्य बोलता है कि आप अगर मुझे 1 सेंटीमीटर का एरिया दोगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया दोगे, तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर 2 कैलोरी कैलोरी एनर्जी दे दूंगा, 2 कैलोरी ऊर्जा दे दूंगा। यही जो 2 कैलोरी ऊर्जा है ना, ये सौर स्थिरांक यानी सोलर कांस्टेंट कहलाती है। हालांकि ये स्थिर नहीं होती, मतलब सीधी बात यह है कि 1000 किलोमीटर के ऊपर सन से कितनी, सूर्य से कितनी ऊर्जा मिल रही है, उसको बोलते हैं सौर कांस्टेंट। उसकी जनरल वैल्यू मानी जाती है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। पर मिनट, 1 मिनट में इतनी एनर्जी सूर्य की किरणों से हमको मिलती है। कहाँ? जहाँ से वायुमंडल हमारा शुरू हो रहा है, उस सतह पर। उसको बोल देते हैं सौर कांस्टेंट। तो अगर इस एनर्जी को, इस यूनिट एनर्जी को हम मान लें 100 इकाई, इसको हम 100 यूनिट मान के चलें, यानी 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को, 2 कैलोरी को हम 100 यूनिट मान लें, 100 इकाई मान लें कि ये 100 इकाई अंदर आई। तो अब हम देखेंगे कि इस 100 इकाई का बंटवारा हमारे वायुमंडल में कैसे कैसे होता है, और अर्थ सरफेस तक, ये पृथ्वी का, पृथ्वी का की सतह है, तो अर्थ सरफेस तक आने तक वो हमें कितनी मिलती है, और फिर वो वापस जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ से वापस भेजेंगे हम। ठीक है? यही हिसाब किताब हमें समझ में आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऊष्मा, हमारा बजट बन जाएगा। शुरू करते हैं। 100 यूनिट आई। सबसे पहले हमको ये, सबसे पहले देख लीजिए कि 100 में से 2 यूनिट जो है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन थी, उसने इसको
सोख लिया। एक बात पे आप ध्यान देना, जहाँ मैं बोलूँगा एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, और जहाँ पे मैं बोलूँगा परावर्तित कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी एल्बिडो। एल्बिडो पढ़ा ना, प्रकाश का वो अनुपात जो लौट जाता है। जो सोख लिया वो अलग है, और जो पूरा वैसी की वैसी लौट गया वो अलग है। क्यों? इसमें क्या फ़र्क आएगा? उसमें ये फ़र्क आएगा कि जो वैसी की वैसी लौट जाता है एल्बिडो वाला, वो शॉर्ट वेव आई थी, शॉर्ट यानी लघु वेव आई थी, लघु तरंग आई थी, और लघु तरंग ही लौट जाएगी। और जो जो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा पृथ्वी में, यहाँ पर अगर कुछ एब्जॉर्ब हो गया, अवशोषित हो गया, तो फिर वो लौटेगा दीर्घ तरंग के फॉर्म में, लघु नहीं लौटेगा, वो दीर्घ तरंग लौटेगा, यानी लॉन्ग वेव लौटेगा। ठीक है, अब आप देखिए, 100 एंटर की ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकरा के 2 इसी पे एब्जॉर्ब हो गई, अवशोषित हो गई। कितने बचे? 98, 98। और नीचे आई, अब यहाँ पर इसको मिलना चालू हुए, ओजोन की लेयर मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर वेपर्स मिलेंगे, वाष्प कण, इन सब में इसकी 15 यूनिट और एब्जॉर्ब हो गई, अवशोषित हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी तक दोनों हमने अवशोषित हो गई वाली देखे। कितनी? 15। 98 से 15 गए, 83 बचा, 83 बचा। अब इस 83 से 23 यूनिट प्रकाशानुपात की निकल जाएगी, यानी एल्बिडो की। 23 यूनिट एल्बिडो की निकल रही है, पर ये एल्बिडो प्रकाश अनुपात यानी कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। शॉर्ट वेव आई और शॉर्ट वेव ही लौट गई, कुछ भी यहाँ पर अवशोषित नहीं हुआ। तो ये किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है? ऐसा क्या है, इसको क्या मिरर मिल गया क्या, पूरा पूरा की पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया? हाँ, यहाँ पर जो वायुमंडल है वहाँ पर आइस क्रिस्टल्स यानी हिम कण, बर्फ के कण छोटे छोटे मिलते हैं, और ये बर्फ के कण जो होते हैं ना, ये काफ़ी कुछ लाइट को वैसी की वैसी वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जैसे मिरर से लाइट लौट जाती है। तो इसमें से 23 यूनिट हर बार वो वापस लौटा देता है। तो यहाँ पर हो गया 23 यूनिट क्या? प्रकाश अनुपात, एल्बिडो, यानी यहाँ पे हो गया रिफ्लेक्शन, परावर्तन। कितने बचे? 60। अब 60 में से 6 की स्कैटरिंग होगी। ये स्कैटरिंग किससे होती है? प्रकीर्णन किससे होता है? धूल के कण होते हैं ना। लाइट आप देखिएगा, दरवाज़ा अगर थोड़ा सा खुला रहे तो लाइट उससे बिखर के आती है, वही प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है। तो ये 6 ये जो होती हैं, ये प्रकीर्णन, स्कैटरिंग होके यहाँ वहाँ बिखर जाएंगी वायुमंडल में ही। ये भी वायुमंडल में ही एब्जॉर्ब हुई 15, ये भी 2 वायुमंडल में ही अवशोषित हुई, ये 23 उल्टी लौट गई। और नीचे आए अब, तो पृथ्वी की सतह पे टकरा गई। कितनी? 54। 60 में से 6 गए, 54, 54 पृथ्वी की सतह से टकराई। अब इस पृथ्वी की सतह में कहीं पर इसको धरती मिलेगी, ज़मीन मिलेगी, लैंड मिलेगा, कहीं पर इसको वाटर बॉडी मिलेगी, और कहीं पे तो पोलर रीजन में, मतलब ध्रुव क्षेत्र में बर्फ़ भी मिलेगा ना। हिमालय के ऊपर अगर जाएगा तो वहाँ भी आइस मिलेगी ना, बर्फ़ मिलेगी ना। और कुछ कुछ तो पानी से भी टकरा के लौटती है किरणें, कुछ धरती से भी लौटती है पर बहुत कम, पर बर्फ़ से तो काफ़ी लौटती है। तो ऐसे इन टोटल पूरी अर्थ के सरफेस से 7 यूनिट इसकी अल्बीडो हो जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से बची कितनी? 47। तो ये वो 47 है जो अल्टीमेटली हमारे अर्थ सरफेस को मिली, अर्थ की, पृथ्वी की सतह पर पहुंची। पर यहाँ पर एक जादू देखने को मिलेगा, और वो जादू है ये, इस 47 में कहीं से अचानक आके 78, 78 यूनिट आकर के इसको मिल गई। ये जादू कैसे हुआ? हम कोई मजाक तो कर नहीं रहे हैं, और साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी एक साइंस है। तो इस जादू का रीज़न मैं बताऊंगा आपको आगे। आप इस पे नज़र रखिएगा, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हीट बैलेंस यानी ऊष्मा संतुलन। इस पे नज़र रखिएगा, जब हम यहाँ पहुँचेंगे तब हम आपको बताएंगे कि आई तो 47 थी, पर इसको ये फ्रेंड कैसे मिल गया 78 का। पर अभी आप ये देख लीजिए कि 47 + 78, 125 अर्थ के पास 125 यूनिट हो गई हैं। अब बारी आई कि हमको पूरा मिल गया, अब हमें वापस करना है, अब धरती जो है वापस करेगी। तो देखिए कैसे वापसी होती है इसकी। 125 यूनिट है हमारे पास। अब जो किरण, जो एनर्जी आई थी, ऊर्जा आई थी, कुछ लैंड पे यानी कुछ धरती से, धरती पे टकराई थी, कुछ वाटर में गई थी, पानी यानी ओशन तो बहुत ज़्यादा है उस पर, और एक चालन से। तो आप देखिए कि धरती से जो लौट रही है 125 में से, वो 98 लौट रही है, वाटर बॉडी से 22 लौट रही है, वाटर बॉडी से जो लौट रही है 22 लौट रही है, और चालन
यानी कंडक्शन, चालन यानी कंडक्शन। जो ये जो आ रही थी, जो सन से आता है वो रेडिएशन से आता है, सन से जो आता है वो रेडिएशन से आता है। रेडिएशन यानी विकिरण, यानी उसको किसी मीडियम की, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने की। पर चालन जो होता है वो जिससे, जैसे हम किसी चालन, बेसिकली आप समझ लीजिए कि आप अगर कुछ खाना बना रहे हैं और उसमें कोई बड़ा चम्मच रखा है, तो वो चम्मच टच नीचे होता है पर ऊपर तक गर्म हो जाता है ना, तो वो एक से दूसरा एटम टच हो के गर्म होता है। तो यही कंडक्शन है, क्या है, यही चालन है। तो 5 यूनिट जो है वो चालन से भी जाती है। ये दोनों रेडिएशन से जा रहे हैं, ये लैंड से, ये वाटर बॉडी से, पर ये जा रहा है चालन से, कंडक्शन से। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि वर्ल्ड में, पृथ्वी पर, अर्थ पर 70% वाटर है। अर्थ पर, ये पूरा अगर अर्थ है तो इसके 70% भाग पे जल है, ओशन है, समंदर है। 30% पे लैंड है जिसमें कॉन्टिनेंट्स हैं, सब सारे महाद्वीप और देश हैं। उसके बावजूद 98 यूनिट जा रही है लैंड से और वाटर से सिर्फ 22। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो सूर्य से जो एनर्जी आई ना, सूर्य से जो एनर्जी आई इस पे, तो जो लैंड पे जाती है ना, लैंड पे जो वो एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, वो एब्जॉर्ब होती है चालन से, यही वाली विधि से, चालन से। मतलब तो ये बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता कंडक्शन से। तो ये बहुत ज़्यादा, अर्थ जो जो टेरिटोरियल एरिया है, जो लैंड है, वो बहुत गहराई तक गर्म नहीं होती। वहीं पर वाटर में, जो समंदर हैं, जो ओशन है, वहाँ पर ये गहराई तक जाती है और कन्वेक्शन से, यानी संवहन से गर्म होती है। तो वो ज़्यादा गहराई तक गर्म होता है और वो इसको एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके रखती है और बहुत कम लौटाती है। तो ज़्यादा भूख यानी वाटर बॉडी को होती है। इसलिए ये तो पूरी ज़्यादा जल्दी से लिया था और जल्दी से छोड़ भी देता 98, पर ये ज़्यादा रख लेती है और सिर्फ 22 लौटा रही है। ठीक है, तो ये 98, ये 22 और ये 5। पर एक कमाल आप देखिए, जैसे आप घर में होते हैं और आपके, अगर आप एसी चला दें और खिड़कियां खोल के रख दें, तो आपका एसी की ठंडक खिड़कियों से तो फटाफट निकल जाएगी। इसी तरीके से इसके साथ भी होता है। ये लैंड से जो 98 निकला था, ये 7 यूनिट इसको टाटा बॉय बाय बाय बोल के फट से स्पेस में निकल जाती है। ये कैसे निकल गई? तो जैसे हमारे रूम में खिड़कियां होती हैं ना, वैसे ही हमारे वायुमंडल में भी खिड़कियां होती हैं, जिसको बोलते हैं विकिरण खिड़की, यानी रेडिएशन विंडो। ये विकिरण खिड़की क्या होता है? तो ये सिंपल है, अर्थ हो गई, पृथ्वी हो गई, उसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, कहीं कहीं पर बहुत विरल होता है ये वायुमंडल। तो ये कहाँ होता है, किन जगहों पर ये खिड़कियाँ होती हैं? 3 जगहों पर होती हैं। मैंने आपको बताया वायुमंडल जो है वो GVD से बना है, गैस, वाष्प, डस्ट, गैस, वेपर्स और धूल के कण, है ना? ये 3 चीज़ों से बना है। जहाँ पर इनकी मात्रा कम होगी, जिन क्षेत्रों में इनकी मात्रा कम होगी, वहाँ पर ये जो रेडिएशन निकलेगा वो सीधा निकल जाएगा। क्यों? इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इनको रोकने वाला वायुमंडल ही तो था ना, पर अभी नहीं है। ये यहाँ पर जब आ रहे थे तब भी तो वायुमंडल की ये GVD ही तो रोक रहे थे ना, जब हम ये देख रहे थे सब। तो ये किस जगह होता है? ये खिड़कियां कहाँ पाई जाती हैं? 3 जगह। एक, शुष्क मरुस्थल यानी हॉट डेजर्ट, यानी राजस्थान, अपना जो थार है, सहारा है, अरब का मरुस्थल है। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडे रेगिस्तान। मरुस्थल से क्या मतलब है? जहाँ पर वनस्पति जो है, वेजिटेशन जो है वो मर जाए, वो मरुस्थल है। ऐसी जगह पर कैसे गैस होगी ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगी ऐसी जगह पर? धूल कहाँ होगी? मान लीजिए आपने हॉट डेजर्ट में, यानी राजस्थान वगैरह में धूल होती है, रेत होती है, पर वो रात के टाइम पूरी नीचे आ जाती है, एटमॉस्फेयर खाली हो जाता है रात को। पर ठंडे मरुस्थल में, कोल्ड डेजर्ट में तो बिल्कुल कभी भी डस्ट नहीं होती। गैसेस भी वहाँ पर क्या करेंगी, जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या करेंगी? और जब सूखा मरुस्थल है, ये दोनों सूखे हैं, यहाँ कोल्ड डेजर्ट में भी और हॉट डेजर्ट में भी वो नहीं होती, क्या नाम है, आपकी वाटर वेपर्स नहीं होते। इसी तरीके से लो एल्टीट्यूड पे, मतलब ये माउंटेन्स जो होते हैं, हिमालय वगैरह है, जो बहुत ऊंचे माउंटेन होते हैं, आपको पता है 4000 मीटर के ऊपर इनके ऊपर बर्फ जमने लगती है, यहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो यहाँ इतने ऊपर भी तो डस्ट कैसे पहुंचेगी? कोई ट्रांसपोर्ट है क्या? इंसान जा रहा है क्या? कुछ चट्टाने टूट रही हैं क्या? यहाँ तो बर्फ है। यहाँ पे गैसेस भी इतनी ऊंचाई पे, वायुमंडल वैसे ही हल्का हो जाता है, रेयर थिन हो जाता है।
तो इन 3 जगहों पर ये रेडिएशन विंडो पाई जाती हैं। तो आई थिंक अगर आपसे अब पूछा जाए कि रेडिएशन विंडो, विकिरण खिड़की क्या होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है पृथ्वी पर, तो आप ये बता पाएंगे। तो हमने देखा लैंड से 98 निकली थी, बची 91। वाटर से 22 निकली थी, 22। 5 चालन से, कंडक्शन से होती थी 5। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें 2 और 15 और जोड़ दिया। तो आप याद करिए, हम वापस वायुमंडल में पहुंच गए हैं और मैंने आपको बोला था कि इस वायुमंडल में अवशोषित हो रही है ऑक्सीजन में 2 और ये बाकी गैसेस में 15। तो ये तो ये 2 और 15 इसी एटमॉस्फेयर में ही है ना, इसी वायुमंडल में ही है। तो इसको हमने जोड़ लिया क्योंकि ये ऊपर आ रही है और ये ऑलरेडी यहाँ पर थी। 2 और 15 कितने हो गए? ये हो गए 135। ये टोटल 135 है, ये 57 से निकली हुई है। इस 135 को ही हम बोलते हैं ऊष्मा संतुलन। इस 135 को ही बोला जाता है हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन। बहुत, ये समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन इसका है हीट बजट और दूसरा है इसका ऊष्मा संतुलन, हीट बैलेंस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है, हीट बैलेंस। ये जो 135 यहाँ पर है, यही हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन। किस बात का संतुलन बना रही है ये? क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं हम? तो अब आप समझिए कि क्या होता है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती जाती है, घूर्णन कर रही है, घूमती जा रही है, ठीक है। तो दिन में तो यहाँ पर सन से लगातार जिस जगह पे हीट आ रही थी, रात में तो नहीं आएगी। और जो एनर्जी आ भी गई थी, अर्थ ने उसको लौटाना भी वापस कर दिया था। अब जब सन से एनर्जी आना लगातार बंद हो जाएगी रात के टाइम पर, ये तो नहीं रुकेगी, अर्थ लौटाना तो नहीं रोकेगी, ये लगातार लौटाती रहती है, लौटाती रहती है। तो रात को इतनी ठंडक बढ़ जाती है कि बढ़ते 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 कहिए नदी तालाबों का पानी जमने लगे और पेड़ों का संचरण रुक जाए, ये सब हो जाए। पर क्या होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी ग्रेडियंट पैदा होता है, डिफरेंस पैदा होता है, अंतर पैदा होता है, वहाँ पर फ्लो शुरू हो जाता है। चाहे वो विंड हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो हवा कहाँ से चलती है, वायु जो होती है, जो विंड होती है, वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है। एनर्जी कहाँ चलती है, एनर्जी, ऊर्जा, जहाँ कम एनर्जी वाले क्षेत्र से ज़्यादा एनर्जी वाले सोर्स पे चलती है। तो जहाँ पर भी डिफरेंस पैदा होता है, उसी तरफ एनर्जी, ऊर्जा जो है फ्लो करना, उसी तरफ बहना शुरू हो जाती है। तो रात के टाइम जब अर्थ सरफेस जब अर्थ सरफेस में एकदम ठंड पड़ने लगती है, एकदम यहाँ पर पूरा रेडिएट होकर एनर्जी पूरी निकल चुकी है, यहाँ पर हीट बिल्कुल बहुत कम हो गई है और यहाँ पर 135 हमें थी ही। तो क्या होता है, इसका 78, 135 में से 78 अर्थ सरफेस को वापस मिल जाता है, वापस आ जाता है, और 57 ऊपर चला जाता है, यानी स्पेस में चला जाता है। यही वो जादूगर 78 था जो हमें ऊष्मा संतुलन के प्रोसेस में, ऊष्मा संतुलन की वजह से यहाँ पर मिल गया था, जो जिसको मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जादू हो रहा है 78। तो यही वो फ्रेंड 78 जो लौटा है वायुमंडल से। क्यों लौटा है ये? क्योंकि रात को अर्थ ज़्यादा ठंडी हुई, एक अंतर क्रिएट हो गया पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच में। जब यहाँ पर सतह में कम हुआ तो यहाँ से ऊपर से बहना शुरू हुई ऊर्जा, एनर्जी, हीट, और वो 78 मिलकर यहाँ पर 125 हो गई थी। ये आपको समझ में आया हीट बैलेंस क्या है? तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि हीट बैलेंस की, ऊष्मा संतुलन की परिभाषा, डेफिनेशन दीजिए, तो आप ये बोल सकते हैं कि ऊष्मा बैलेंस जो है वो सूर्य से आई हुई दीर्घ तरंग यानी लघु तरंग यानी कुछ शॉर्ट वेव, और पृथ्वी की सतह से लौटी हुई दीर्घ तरंग यानी लॉन्ग वेव का मिला जुला स्वरूप है ना। दोनों से मिलकर ही तो ये 135 बना था ना। ये लौटे थे, ये नीचे से लौटे थे, और ये यहीं ऊपर से ही आते वक्त पकड़ लिए गए थे, तो दोनों से मिलकर ये 135 मिला था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि क्या ये 135 हमेशा स्थिर, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा? क्या हमेशा 135 ही होता है? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 135 बना कैसे, ये एब्जॉर्ब हो कहाँ पे रहा है। ये एब्जॉर्ब हो रहा था जीवीडी में, यानी हमारे वायुमंडल में, जीवीडी में, गैस वाष्प डस्ट में। तो क्या हम गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा उत्सर्जन करके ज़्यादा इसको निकाल नहीं रहे हैं? ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन से, औद्योगिकरण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं निकल रही है? क्या हम डैम बना करके पानी को रोक करके ज़्यादा वाष्पीकरण नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो वी है, वाष्प है,
वेपर्स हैं, वाटर वेपर से बढ़ रहे हैं, तो अगर ये बढ़ रहा है तो फिर ये हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन कांस्टेंट कैसे रह सकता है? तो ये चेंज हो रहा है, और यही चेंज बन जाता है आपका नया चैप्टर, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग, जो हम अलग से पढ़ेंगे। तो हीट बैलेंस आई थिंक आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, इसके असर समझ में आ गए होंगे, और ये कैसे इससे हीट नीचे आती है, इसका क्या रीज़न होता है वो समझ में आ गया होगा, और बाकी 57 इसका यूनिट ऊपर चला जाता है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब ये जो 57 ऊपर गया, और जो हमारी विंडो बनी थी जिससे 7 छूट के निकल भागा था, ये ऊपर मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोलेंगे हेलो भाई, दोस्ती हो जाएगी, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 64। ये दोनों कितने हो जाएंगे? 64। इसको क्या हम प्लेनेटरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लेनेटरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे कृष्णिका, कृष्ण कृष्ण कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका, हमारे पृथ्वी का कृष्णिका विकिरण, यानी ब्लैक बॉडी का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं, जिस जो एनर्जी को एब्जॉर्ब, अवशोषित कर सकती है, उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। हमारी पृथ्वी ने यही टोटल जो है एब्जॉर्ब की थी, जो कि ये किरचॉफ का लॉ होता है, किरचॉफ का नियम होता है कि कोई भी बॉडी जितना एब्जॉर्ब करती है, जितना अवशोषित करती है, उतनी ही उसको रेडिएट भी कर देती है, उसका विकिरण कर देती है। तो हमारी अर्थ ने यही टोटल है, यही टोटल हुआ ना जो एब्जॉर्ब की और उसको वापस कर रही है, क्योंकि बाकी तो 78 वापस लौट गई, तो उसको तो ये नहीं मानेंगे ना कि रेडिएशन हो गया वापस चली गई, वो तो वापस जा रही है। तो ये वो टोटल है जिसको हम बोलते हैं प्लेनेटरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब आगे की कहानी। अब आप आगे देखिए कि ये 64 ऊपर बढ़ा। अब आप उस हिस्से की बात कीजिए जिसको मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जो प्रकाशन उपात से एल्बीडो से लौट रहा है, यानी जो कि शॉर्ट वेव के फॉर्म में, लघु वेव के फॉर्म में ही वापस हो जा रहा है, कुछ भी इस हिस्सा उसका एब्जॉर्ब नहीं हुआ, शोषित नहीं हुआ। तो ऐसे कौन कौन से थे? एक था ये 23, जो कि आइस क्रिस्टल मिल रहे थे वायुमंडल में, जो उसमें हो जा रहा था, और एक था ये 7, जो कि पोलर रीजन में, ध्रुव ध्रुव क्षेत्रों में, नॉर्थ ध्रुव के पास या साउथ, दक्षिण ध्रुव के पास ये टकरा के वापस लौट रहा था। ये भी तो ऊपर स्पेस की तरफ जा रहे हैं, तो इनको भी साथ में ले लो। तीसरा, ये जो स्कैटरिंग, प्रकीर्णन हो रही थी धूल के कणों से, जो स्कैटर होकर यहाँ वहाँ बिखर रहे थे, ये भी वापस नहीं आते, ये स्पेस में लौट जाते हैं। टोटल कितना हो गया? 64, 23, 7 + 6 = 100। ये 100 चला जाएगा आपका स्पेस में। 100 लिया था धरती ने, 100 छोड़ दिया। यही है आपका हीट बजट। आई होप आपको ये सारी टर्म्स समझ में आई होंगी कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, फिर इंसुलेशन और टेम्परेचर, सूर्यताप तापमान, और फिर एल्बीडो, और फिर रेडिएशन विंडो, विकिरण खिड़की, हीट बैलेंस, और फिर अल्टीमेटली हीट बजट कैसे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।